मध्य प्रदेश राजनीति नामा में 13 दिसंबर के दिन को अलग से इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। सूबे में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। पीएम मोदी की मौजूदगी में राज्यपाल ने सीएम के रूप में डॉक्टर मोहन यादव और डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल को शपथ दिलाई। और आज ही बतौर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दोनों डिप्टी सीएम के सामने अपना कार्यभार संभाल लिया। मुख्य सचिव वीणा राणा समेत तमाम दिग्गज अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। नमस्कार, मैं हूं विवेक पांडे और आज सभी का मध्य प्रदेश की बड़ी बहस में बहुत बहुत स्वागत है। आज बड़ी बहस की शुरुआत की सबसे बड़े सवालों के साथ। पहला सवाल मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ा हुआ। क्या आला कमान तय करेगा कि कौन होगा सूबे में मंत्री? क्या नए चेहरे को दी जाएगी जगह? इसके साथ ही बड़ी बहस में अहम सवाल यह भी है कि क्या मंत्रिमंडल विस्तार में जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश हो रही है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब बीजेपी के छत्रपों का क्या होगा? आज पार्टी के प्रवक्ताओं से ही नहीं बल्कि जनता के प्रवक्ताओं से यानी वरिष्ठ पत्रकारों के साथ चर्चा करेंगे, जो आपको दशकों के अनुभव से बताएंगे कि आखिर मंत्रिमंडल के विस्तार में जो संभावित नामों पर चर्चा हो रही है उसके मायने क्या है। लेकिन एक बार फिर से 13 दिसंबर को यानी कि आज भोपाल में हुए शपथ ग्रहण समारोह की संक्षिप्त में जानकारी आपको देते हैं। जो दर्शक पहली बार इसे देख रहे होंगे उसके बाद चर्चा करेंगे। बड़ी बहस की अहम खबर यह है, जैसा कि आप जानते हैं, मध्य प्रदेश में नई सरकार बनाने के लिए शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह केवल 10 मिनट का रहा। जी हां, इस दौरान एनडीए शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। मंच पर पीएम मोदी के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम दिग्गजों का जमावड़ा लगा रहा। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने सभी को शपथ दिलाई। उधर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शपथ के बाद उज्जैन का दौरा किया और वहां पर बाबा महाकाल के दर्शन किए। मध्य प्रदेश के नए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आज बड़ी बैठक बुलाई। वल्लभ भवन में सभी विभाग के अधिकारियों के साथ नए सीएम की पहली बैठक हुई। इस बैठक में औपचारिक तौर पर अधिकारियों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री के साथ बैठक में दोनों डिप्टी सीएम यानी कि राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा भी मौजूद रहे। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आदेश दिए हैं कि अब प्रदेश में लोग बिना अनुमति के धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर नहीं लगा सकेंगे। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में अब 21वीं सदी की अलग से राजनीतिक इतिहास को लिखा जाएगा। विधानसभा की लिस्ट में आज से मुख्यमंत्री के रूप में क्रमवार, हम बात कर रहे हैं क्रमवार की, तो 29वें क्रम में डॉक्टर मोहन यादव का नाम लिखा गया है। तो वहीं बतौर बीजेपी सरकार में पहली बार 2 उप मुख्यमंत्री के रूप में जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला का नाम भी लिखा गया। आज इन्हीं तमाम सवालों का जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे और अपने खास मेहमानों से चर्चा के बाद आपको भी बताएंगे किस प्रकार से ये नई सरकार की तरजीह है। क्या जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश है? बीजेपी के छत्रपों का क्या होगा? चुनौती कितनी होगी नए मुख्यमंत्री पर? नए मुख्यमंत्री पर चुनौतियों का कितना भार होगा? इस पर भी हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसके मायने क्या है, क्योंकि सियासत में हर बात के मायने होते हैं। अब आप एक और डॉक्टर मोहन यादव को देखिए। डॉक्टर मोहन यादव का सियासी सफर तकरीबन 41 वर्ष का है। छात्र राजनीति से इनका सियासी सफर शुरू होता है और जो आज मुख्यमंत्री पद तक पहुंचा है। अब हम 2 डिप्टी सीएम की खास बातचीत आपको सुनवाते हैं। इंडिया न्यूज़ जब दोनों डिप्टी सीएम के पास पहुंचा, उनसे उनका हाल जाना, उनसे उनके आने वाले समय के कार्य पूछे, तो सुनिए उनका क्या कहना था। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता विंद से पहुंचे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी राजेंद्र शुक्ला को दी गई है। सर, इंडिया न्यूज ITV नेटवर्क की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बड़ी जिम्मेदारी जो है अब आपको दी गई है केंद्र की तरफ से।
अगर संकल्प पत्र में जो वादे किए गए हैं उन वादों को कैसे पूरा किया जाएगा? संकल्प पत्र में जो वादे किए हैं सोच समझ के योजना बनाकर और उसका प्रावधान किया गया है। आने वाले दिनों में स्टेप बाय स्टेप उन सारे घोषणाओं को पूरा करेंगे। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड भी यही रहा है, जो बातें कही जाती हैं उसको पूरी की जाती है। और सुशासन जिस तरीके से पिछले 18 वर्षों में प्रदेश की जनता ने देखा है, उसी का परिणाम है कि इस बार ज्यादा सीटें देकर और फिर से हमारी सरकार बनाई। सर, पहले कहा जा रहा था विंध्य की जो स्थिति है वो बेहद ही खराब है, लेकिन ठीक 2 महीने पहले आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है और उस बड़ी जिम्मेदारी के बाद जो विंध्य में हम परिवर्तन देखते हैं, जो स्थिति खराब थी वो स्थिति काफी बेहतर होती है। और विंध्य में बीजेपी का संगठन, बीजेपी का नेतृत्व और आपके नेतृत्व में जिस प्रकार से आपने प्रचार प्रसार किया, अधिक से अधिक सीटें जो है बीजेपी जीत के आती है। मैं इसमें विंध्य क्षेत्र की जनता को इसका श्रेय देता हूं। हमारे भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है विंध्य क्षेत्र में और जो हमारे कार्यकर्ताओं की फौज है, सभी ने मिलजुल के ऐसा समन्वित प्रयास किया कि जिसके कारण 2018 में भी 30 में से 24 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। और उस समय लोगों को आश्चर्य हुआ था कि विंध्य क्षेत्र में इस प्रकार से कैसे इतने बड़ा जनादेश मिला। और इस बार लोग सोचते थे कि पिछली बार मिला है तो इस बार नहीं मिलेगा। मुझसे लोगों ने पूछा था तो मैंने कहा था कि 1-2 सीट बढ़ जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। तो 30 में 24 18 में थी और इस बार 30 में 25 सीटें मिली। ये उस विकास के कारण है जो विकास से वंचित रहा है हमारा विंध्य क्षेत्र। तमाम संभावनाएं होने के बावजूद वहां पर न सिंचाई की नहरें थी, न अच्छी सड़कें थी। अब तो विश्व स्तरीय सुरंग बन गई हमारे विंध्य क्षेत्र में, 4 लेन की सड़कों का जाल बिछ गया है और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बन गया, हवाई अड्डा बन रहा है। तो ये सारे काम को देखने के बाद विंध्य क्षेत्र के लोगों को लगता है कि भाजपा की सरकार ने इतना कुछ कर दिया, तो इसका मतलब कांग्रेस की सरकारों ने गंभीरता से। एक चीज आप भूल गए, अब तो उप मुख्यमंत्री भी मिल गया विंध्य से। अब ये तो मैं केंद्रीय नेतृत्व को इसको के लिए आभार मानता हूं कि उन्होंने मुझे इस योग्य माना कि उन्होंने विंध्य क्षेत्र के लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए मेरे जैसे कार्यकर्ता को ये बड़ी जिम्मेदारी दी है। सर, इसके साथ ही जातिगत समीकरणों को साधा जा रहा है सरकार में, ओबीसी, सामान्य, हर वर्ग को तवज्जो दी जा रही है। कब तक जो है मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, कब विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे? क्या उसमें भी हम तमाम जाति वर्ग के विधायकों को देखेंगे कि उन्हें मंत्री बनाया जाएगा? इसके लिए जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व है और हमारे प्रदेश का संगठन, हमारे मुख्यमंत्री जी, ये सब आपस में चर्चा करके और मंत्रिमंडल का विस्तार जल्दी करेंगे। ऐसी सर, आखिरी सवाल, क्योंकि मध्य प्रदेश में कर्ज काफी बढ़ चुका है और जिस प्रकार से जो वादे पूरे किए गए थे आम जनता से, जो संकल्प दिया गया है, मोदी जी ने खुद गारंटी ली है, तो कैसे उसे जो है पूरा किया जाएगा? आप सबके सामने एक बड़ी चुनौती जो है एक रहेगी। देखिए, चुनौती तो उस समय भी थी जब 2003 में हमारी सरकार बनी थी, खजाना खाली था, लेकिन आर्थिक अनुशासन को लागू करके और प्रदेश ने तेजी के साथ वो सारे अधोसंरचना का काम किया जिसके दम पर हमारी आर्थिक स्थिति बेहतर हुई, हमारे बजट की साइज बढ़ी है। और जहां तक कर्जे का सवाल है तो कर्जा कोई भी राज्य उतना ही ले सकता है जितना उसका वो 3% जो जीडीपी का जो परमिसिबल लिमिट है, उससे ज्यादा तो कर्जा कोई राज्य ले नहीं सकता है। तो हमारी साइज बढ़ती गई तो हम ज्यादा कर्जा लेके और ज्यादा विकास कर पा रहे हैं, तो इसलिए इसमें कोई गलत बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला और जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि अनुशासन के तहत ही जो है पार्टी संगठन कई बड़े फैसले लेते हैं। इसके साथ ही जल्द ही जो है मंत्रिमंडल में भी तमाम जाति वर्ग को तवज्जो दी जाएगी और केंद्रीय नेतृत्व इसका फैसला करेगा। मोहन यादव के साथ 2 उप मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश में आज शपथ ली है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने शपथ दिलाई है और इस मुख्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह और जेपी नड्डा भी शामिल हुए थे। कैमरामैन सुनील वर्मा के साथ कुलभूषण सक्सेना, इंडिया न्यूज भोपाल। तो सुना आपने नए उप मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे थे। इस वक्त हमारे साथ मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र दुबे जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत करूंगा मैं रविंद्र जी आपका इंडिया न्यूज पर। बहुत लंबा तजुर्बा, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे आपसे सर कि ये क्या बीजेपी के नए रूप के दर्शन हमें हो रहे हैं? इस प्रकार से मुख्यमंत्री, फिर 2 डिप्टी सीएम,
ये एक अनूठा प्रयोग, हालांकि छत्तीसगढ़ और राजस्थान भी इस बात की गवाही दे रहा है, लेकिन फिलहाल बात मध्य प्रदेश की। रविंद्र जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से दो उप मुख्यमंत्री बनाकर जातिगत समीकरणों को साधने की कोशिश की है, इस बात से सभी लोग जानते हैं कि इसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण, जिस तरीके से विपक्षी दलों ने जातिगत जनगणना का मुद्दा बना रखा था और जात के आधार पर वोट के ध्रुवीकरण की बात की जा रही थी, उसको साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इसकी तोड़ निकाली और तीनों राज्यों में डिप्टी सीएम बनाए गए हैं जो हाल ही में चुनाव हुए थे। इससे पहले हमने उत्तर प्रदेश में भी देखा रहा कि मुख्यमंत्री के साथ दो उप मुख्यमंत्री दिए गए थे। यही हाल उन्होंने महाराष्ट्र में भी किया कि वो तो उप मुख्यमंत्री बनाया। तो उप मुख्यमंत्री बनाने के पीछे भी सब एक ही गणित था कि साथ अपने वोटर्स को साधे रखें और जो वोट है कहीं हमारा जो मतदाता है वो यहाँ ना खिसके, इसके लिए उन्होंने इस तरीके से रणनीति बनाई थी। और ये चीज ऐसा नहीं कि चुनाव के पहले ही सारी उनकी रणनीति बन गई थी। जो हम जिस तरीके से देख रहे थे, तो राज को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया था, ये बार बार कहा जा रहा था कि विधायक दल ही मुख्यमंत्री को चुनेगा। हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में केंद्रीय नेतृत्व के चयन पर ही सारी बातें निर्भर रहती हैं। तो जिस तरीके से उन्होंने मोहन यादव को मुख्यमंत्री का ताज पहनाया, तो एक नया चेहरा, युवा चेहरा लेकर आए और ओबीसी की काट के लिए ओबीसी चेहरा लेकर आए। हम खुद देख रहे हैं किस तरीके से समाज में, यादव समाज में या ओबीसी वर्ग में बड़ा उत्साह का माहौल है। जगह जगह पूरे प्रदेश में बातें हो रही हैं कि साहब एक नए मुख्यमंत्री को ताज दिया गया, कुर्सी दी गई है। और साथ में ब्राह्मण चेहरा राजेंद्र शुक्ला जी हैं, जो बिंद के बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं। जगदीश देवड़ा जी हैं, उनको देवड़ा जी हैं, उनको भी जवाबदारी दी गई। तो वो सीनियर मोस्ट हैं और सभी लोग आरएसएस के से जुड़े हुए लोग हैं। तो इन सब में अनुशासन है और अनुशासन के साथ साथ ये सब जानते हैं कि जनता के साथ कैसे जुड़े रहना, संवाद करना है, लगातार गरीब वर्ग से जुड़े रहना, ये सब उनके पक्ष जानते हैं। तो इसलिए हमको अभी थोड़ा इंतजार करना चाहिए और इनके कार्यशैली पर हमें थोड़ा नजर भी रखना पड़ेगी। दुबे साहब, बिल्कुल जातीय समीकरणों की बात हुई, ब्राह्मण चेहरा भारतीय जनता पार्टी के पास एक और, जिन्होंने कभी चुनाव हारा ही नहीं, कई बार के विधायक, गोपाल भार्गव, क्या उन्हें नहीं चुना गया? ये भी बहुत लोगों के गले नहीं उतर रहा। नेता और लगातार वो ऐसा नहीं है कि सब चुनाव जीतते आ रहे हैं, चुनाव जीतने के साथ साथ वो 65% से ज्यादा मत लेते आ रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। कोई विधायक को यदि विधानसभा में 65% से ज्यादा मत मिल रहे हैं तो ये बड़ा उस पार्टी को गर्व करना चाहिए कि उस नेता की उतनी लोकप्रियता है। और ऐसा नहीं सिर्फ गोपाल भार्गव सिर्फ रहली विधानसभा क्षेत्र में या सागर जिले में लोकप्रिय, पूरे प्रदेश में उनका जनाधार है और उनके फैन फॉलोइंग से उनके समर्थक हैं। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने, हो सकता है उनके लिए कोई बड़ी जवाबदारी सोच के रखी हो, पार्टी उन संगठन के साथ साथ बात करके चलती है। हो सकता है अभी मंत्रिमंडल बनने वाला, मंत्रिमंडल में उनको स्थान दिया जाए, हो सकता है उनको संगठन में स्थान दिया जाए। हम जैसे भी शिवराज सिंह जी को सुन रहे थे, शिवराज सिंह जी कह रहे थे कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें 18 साल मुख्यमंत्री बना के रखा और उसके बाद यदि पार्टी को अब देने की बात आई है तो मैं अब लगातार उसमें अपनी जान सटाकर उस पार्टी को देने की बात करूंगा। पार्टी ने अभी तक 18 साल दिया है। इस तरीके से गोपाल भार्गव का कद है, वो लगातार मंत्री भी रह चुके हैं, ऐसा नहीं कि मंत्री नहीं रहे, तो मंत्री भी रहे और उन्होंने बड़े जवाबदारी से अपनी पहचान बनाई, अपनी कार्य करने की प्रणाली से, कार्यशैली से उन्होंने पहचान बनाई। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन इस बार उनको पद नहीं दिया गया तो हो सकता है कि पार्टी सोच रही हो कि सेकंड लाइन कैसे तैयार की जाए। देखिए, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हर पार्टी से आती है कि उसकी सेकंड लाइन तैयार हो, और सेकंड लाइन तैयार करने के लिए ये कहा जा रहा है, अभी हम सब चर्चा में सुन रहे हैं, अभी कोई सूची आई नहीं है। इस बार नए लोगों को मंत्रिमंडल में स्थान मिलेगा। यदि नए लोगों को मंत्रिमंडल में स्थान मिलता है तो हमको मानना चाहिए कि जो सीनियर है उनको कोई नई जवाबदारी देने की ओर पार्टी जा रही है। और सबको मालूम है कि आने वाले 6 महीने में लोकसभा चुनाव होने वाले, फरवरी मार्च में आचार संहिता लग जाएगी, तो पार्टी उसकी उस दृष्टि से भी आगे बढ़ रही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चुनाव अभी देश का है और 2024 का लोकसभा जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी वो है। और उन्होंने इस बार 400 सीटों का लक्ष्य रखा है। उस लक्ष्य को पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी में कुछ यदि परिवर्तन हो रहे हैं तो उसकी ओर अभी हमको और देखना चाहिए कि अभी क्या क्या परिवर्तन होते हैं। ये जो हम सब देख रहे हैं कि दोनों अमित शाह और नरेंद्र मोदी की कार्यशैली चौंकाने वाली होती, हो सकता है मंत्रिमंडल में भी बहुत सारे चौंकाने वाले निर्णय देखने को मिले। वाकई ये मोहन कैबिनेट कैसी होगी ये भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। हमारे साथ सनत जैन जी भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत स्वागत करूंगा मैं सनत जी आपका इंडिया न्यूज पर, बहुत स्वागत है आपका। सनत जी, क्या नजर आ रहा है आपको? ये जिस प्रकार से रविंद्र जी से हम चर्चा कर रहे थे, रविंद्र जी ने इसके एक एक कड़ी हमारे दर्शकों को बताई,
मेरा सवाल आपसे यही रहेगा सर, कैबिनेट को लेकर ही, क्या इस बार कैबिनेट में कुछ नाम चौंकाने वाले हमें मिल सकते हैं मध्य प्रदेश में? बहुत सारे नाम चौंकाने वाले ही होंगे। ऐसा समझ में आता है कि जो बाबूलाल गौर के समय या उमा भारती के समय अथवा शिवराज सिंह के समय पर जो मंत्री बने हुए थे और काफी पुराने मंत्री हैं और बहुत दिग्गज नेता हैं, हाँ। इस बार मंत्रिमंडल में उनको शामिल नहीं किया जाएगा। उनकी जगह अधिकांश नए चेहरे लाए जाएंगे और जो नए चेहरे आएंगे वो युवा होंगे और ये दूसरी पीढ़ी को एक हिसाब से लॉन्चिंग करने का मौका है। तो 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले जो मध्य प्रदेश का मंत्रिमंडल बनाया जाएगा, तो जैसे मुख्यमंत्री पद के चयन को लेकर सारे लोगों को केंद्रीय नेतृत्व ने चौंका दिया है, वैसे ही कैबिनेट में अब जो नए मंत्री आएंगे वो बिल्कुल नए नवेले होंगे और उनकी कोई पुरानी ऐसी पृष्ठभूमि नहीं होगी जिसको लेकर तो ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप या विवाद की कोई स्थिति बने। और एक हिसाब से कोरी स्लेट में अब मंत्रिमंडल की नई इबारत शुरू होने जा रही है। जी जी। और लेकिन शिवराज कैबिनेट के बहुत बड़े जो चेहरे थे उनका फिर क्या होगा, खासतौर से जिन्होंने इस बार चुनाव भी जीता है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है और ये अनुशासित पार्टी है और इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये ना तो विद्रोह कर सकते हैं और ना अपनी बात कह सकते हैं। हाँ। तो यदि केंद्रीय हाईकमान से जो फरमान आता है हाँ। उसे आफ्टर ऑल स्वीकार करना ही इन लोगों की नियति है। तो कोई कितना ही बड़ा नेता हो, इनमें चूंकि इनकी कोई पर्सनल लेवल पे यदि कहा जाए तो कोई बहुत बड़ी शक्ति नहीं होती है। जो भी शक्ति होती है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा संगठन में होती है। तो इनमें ये कभी विद्रोह करने की बात या अपने आप से ये कोई दावा कर पाए, ऐसी स्थिति मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में नहीं होती है। अंतोगत तो आपने देखा जैसे राजस्थान में वसुंधरा राजे जी ने बहुत कोशिश की और बहुत ताकत दिखाई। शिवराज सिंह चौहान ने भी चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद मुख्यमंत्री पद तक काफी ताकतें दिखाई, लेकिन जैसे ही का फैसला आया कि नहीं हम मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, उसके बाद उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया। तो इस पार्टी में कोई बहुत ज्यादा आक्रामक होकर अपनी बात कह पाएगा, इसकी उम्मीद दिखाई नहीं देती, ये दिखाई नहीं देगा। जी। एक छोटा सा सवाल जैन साहब आपसे ये रहेगा मेरा कि चुनौती कितनी मानते हैं नए मुख्यमंत्री पर, चुनौती कितनी होगी पुराने नेताओं के सामंजस्य के साथ आगे बढ़ना? देखिए क्या है कि मुझे याद आता है कि जब बाबूलाल गौर जी को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया था और उनकी जगह शिवराज सिंह जी को लाया गया था, तब ये कहा जा रहा था कि बाबूलाल गौर के जो बहुत बड़ा इमेज थी उनकी, उसके सामने शायद शिवराज सिंह चौहान अपनी इमेज नहीं बना पाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और बहुत जल्दी 5 महीने 6 महीने लगे और शिवराज सिंह ने अपनी एक ऐसी नई इमेज बनाई कि लोग बाबूलाल गौर को भूल गए और फिर शिवराज मामा करने लगे। मुख्यमंत्री का पद बड़ा पद होता है, इसमें अधिकार होते हैं और अपने तरीके से काम करने की जो शक्तियां मिलती हैं, तो जो कुर्सी मिलती है कुर्सी के साथ ही आपको जो शक्तियां मिलती हैं और जो संसाधन मिलते हैं, उससे आपकी इमेज महीने 2 महीने लगेंगे और फिर लोग धीरे धीरे मामा को भूलने लगेंगे और मोहन यादव को याद करने लगेंगे। ये इसमें कोई शक नहीं है, इमेज बनानी पड़ती है और इमेज बनाने का मौका मिलेगा तभी कोई बना पाएगा। जी सर। तो मैं समय की कमी है, नहीं तो मैं अनवरत आप दोनों विभूतियों से इसी तरह से सवाल पूछता। बहुत बहुत मैं धन्यवाद करूंगा रविंद्र दुबे जी आपका, सनत जैन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब हम एक बयान आपको सुनाते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का, बैठक जो उन्होंने महत्वपूर्ण बैठक बुलाई जिसमें तमाम अधिकारी मौजूद रहे, 2 डिप्टी सीएम भी उनके साथ मौजूद थे। उसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। निर्णय हुए हैं, जैसे फूड सेफ्टी नियम लागू होने के बाद खुले में मांस या अंडे की दुकान चलाना, ये भारत सरकार ने भी इसमें दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं। इस चीज को कड़ाई से लागू करने के लिए हमने कैबिनेट में इसके संबंध में तैयारी करने के लिए कहा है और क्योंकि इस दिशा में योग्य प्रकार से जन जागरण भी हो जाए
और जिनको ये बिजनेस करना उनको उसके दायरे भी बता दिए जाए, कैसे करना है, क्या करना है, उनको भी इन सारी बातों के अवेयरनेस के साथ। लेकिन शासन के स्तर पर हमने निर्णय किया है कि ये चीज़ों को लेकर के जनता की सुरक्षा भी जरूरी है और जिनका व्यवसाय करना है या जिनको इसको खाद्य पदार्थ के उपयोग में लेना है तो वो उनकी जान भी जोखिम में नहीं डालें। एक निर्णय हमने किया है कि हर जिले के अंदर युवाओं के लिए एक एक्सीलेंस कॉलेज बनाया जाए, जो सभी प्रकार की नई शिक्षा नीति के माध्यम से सभी कोर्स की वो पढ़ाई वहाँ हो सके। लगभग 52 कॉलेजों का चयन हम कर रहे हैं। अगले सत्र से ये सभी कॉलेज चालू करेंगे जिसमें सभी प्रकार के कोर्स, अगर वो डिग्री है तो पीजी होंगे, बस की व्यवस्था होगी और प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज के नाम से उनको जाना जाएगा। और वहीं जब हमारे संवाददाता ने उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा से बात की तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। देश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, इंडिया न्यूज ITV परिवार की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। एक बड़ी जिम्मेदारी अब मध्य प्रदेश में आपको मिलने जा रही है। सबसे पहले कैसे इस जिम्मेदारी को आप संभालेंगे? इसके पहले वित्त विभाग भी आपके पास था, क्या दोबारा ये विभाग आपको मिलेगा? सबसे पहले तो मैं शीर्ष नेतृत्व का बहुत हृदय से आभारी हूं कि जिन्होंने मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता को बड़ी जिम्मेदारी दी है। मैं बहुत हृदय से आभारी हूं और निश्चित रूप से जो जिम्मेदारी दी है और विश्वास व्यक्त किया है उस पर मैं पूरी तरह जिम्मेदारी से काम करूंगा और उनके विश्वास पर खरा उतरेंगे। सर, पहले भी आपने वित्त विभाग की जिम्मेदारियां संभाली है। जो संकल्प पत्र में आम जनता से वादे किए गए थे, जो लाडली बहना का एक बड़ा बजट है, क्या ये राशि 1250 से ज्यादा की जाएगी या फिर 1250 ही लाडली बहनाओं को राशि दी जाएगी? क्योंकि आप वित्त विभाग बड़ा किसी भी योजना को बंद नहीं करेंगे, सब योजनाएं चलेगी, सरकार भी अच्छी चलेगी और प्रदेश को हम पूरे देश में नंबर 1 पर लाने का प्रयास करेंगे। सभी वर्ग और जातियों को साधने की कोशिश की जा रही है। अब नए समीकरण बनाए जा रहे हैं, तो कैसे आप देखते हैं? क्योंकि मोहन यादव भी एक युवा है, आपकी भी अगर बात की जाए, राजेंद्र शुक्ल, तो अब एक नई पीढ़ी उभर के सामने आ रही है। अच्छा काम करेंगे, दौड़ के काम करेंगे बिल्कुल। सर, इसके साथ ही कब तक मंत्रिमंडल का शपथ? मुख्यमंत्री जी के अधिकार क्षेत्र की बात है, वो तय करेंगे। इसके साथ सर आखिरी सवाल, संकल्प पत्र में जो वादे किए गए थे, क्योंकि मध्य प्रदेश के खजाने में बजट नहीं है, तो अब ये बजट कैसे आप लाएंगे और कैसे जो वादे किए गए वो पूरा किया जाएगा? भारतीय जनता पार्टी ने जब जब जो कहा उसको हमेशा पूरा किया है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ये भारतीय जनता पार्टी है, जो कहती है वो करती है। और गारंटर कौन है? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। साफ तौर पे यहाँ पे मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा का यही कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी कहती है वो करती है और इस संकल्प पत्र में जो वादे मध्य प्रदेश की जनता से किए गए हैं उसकी गारंटी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ली है। कैमरामैन सुनील वर्मा के साथ कुलभूषण सक्सेना, इंडिया न्यूज भोपाल। और इसी के साथ बड़ी बहस को यहीं समाप्त करते हैं।